नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। मुंबई हमले के तत्कालीन एटीएस चीफ हेमंत करकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक और विवादित बयान दिया है। साध्वी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने पर उन्हें कतई अफसोस नहीं बल्कि गर्व है। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह से बात करते हुए साध्वी ने यह बात कही। जब बाबरी की बात आती है, ढांचा गिराने की बात आती है, आप भी शामिल थे। आप कह रहे हैं कि आपको उसका कोई अफसोस है इस बात का? जरा सा चीज का ढांचा जो गिरा उसका ढांचा गिराने का अफसोस क्यों होगा? ढांचा गिराने का तो हम गर्व करते हैं। बिल्कुल। कोई इसका वो हमारे प्रभु राम जी के मंदिर पे अपशिष्ट पदार्थ थे, हमने उनको हटा दिए। हम गर्व करते हैं इस बात पे। हमारे देश का स्वाभिमान जागा है। हम प्रभु राम जी का भव्य मंदिर भी बनाएंगे। कब बनेगा मंदिर? क्या आप भी वहां जाएंगे अगर बनता है तो? ये बड़ा एक सवाल है, क्योंकि 5 साल पहले मोदी जी ने कहा था। समय देखो, 70 वर्षों में उन्होंने क्या हालत की है देश की, और हमारे देव स्थान भी सुरक्षित नहीं हो पाए हैं। हिंदुओं ने इकट्ठे होकर के स्वाभिमान को फिर से जागृत किया है, ढांचा तोड़ करके। अब और भव्य मंदिर बना करके हम आराधना करेंगे, उनकी आनंद पाएंगे। वैसे बीजेपी ने जब से भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, तब से देश में बहस छिड़ गई है। विपक्ष सरकार से सवाल दाग रहा है कि आखिर क्यों आतंकी हमले के आरोपी को सरकार ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का फैसला लिया है। सवाल उठे, क्या चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर वापस लौट आई है? चुनाव है कि धर्म और अधर्म के बीच के धर्म युद्ध। भोपाल सीट पर बीजेपी ने जैसे ही साध्वी के नाम पर मुहर लगाई, अचानक बहुत सारी भ्रमें तन गई। जो बीजेपी अब तक आतंकवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी, वही पार्टी आतंकवाद जैसे संगीन इल्जाम में फंसी मालेगांव ब्लास्ट की मुख्य आरोपी को अपना चेहरा कैसे बना सकती थी? जो उन्होंने भगवा को आतंकवाद और हिंदुत्व को आतंकवाद बोला है, वो उनका हमारे लिए एक वो मुद्दा रहेगा। मुद्दा नहीं, मैं भगवा को सम्मान दिलाकर रहूंगी। 30 साल से भोपाल सीट बीजेपी का एक अपराजेय किला है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय के मुकाबले बीजेपी को चेहरा तलाशना पड़ा और उसकी खोज साध्वी प्रज्ञा पर जाकर खत्म हुई। साध्वी प्रज्ञा की दावेदारी एक साथ दो अहम सियासी संदेश हैं। एक तरफ तो बीजेपी का कट्टर हिंदुत्व के साथ खड़ा होना अब भ्रम नहीं रहा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को उसी हिंदुत्व के दुश्मन के तौर पर पेश करने की सियासी कोशिश भी नजर आई। गिराने का अफसोस क्यों होगा? ढांचा गिराने का तो हम गर्व करते हैं। बिल्कुल। कोई इसका वो हमारे प्रभु राम जी के मंदिर पे अपशिष्ट पदार्थ थे, हमने उनको हटा दिए। हम गर्व करते हैं इस बात पे। हमारे देश का स्वाभिमान जागा है। साध्वी ने भोपाल की उम्मीदवारी को धर्म युद्ध माना है और इस धर्म युद्ध से बीजेपी का सबसे पहला और मुख्य मकसद पूरा हो गया है। पूरी पार्टी अचानक हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ मुड़ गई है। इस फैसले को आतंक से रिश्तों की साध्वी प्रज्ञा की कमजोरी को ताकत बना देने की सलाहियत भी कहा जा सकता है। और हिंदू आतंकवाद के नाम पर सालों साल साध्वी पर हुई कथित ज्यादती के खिलाफ छेड़ी गई मान सम्मान की लड़ाई भी। मैं आपके सामने अपनी पीड़ा नहीं बता रही हूँ, लेकिन इतना कह रही हूँ कि और कोई बहन आज के बाद कभी भी इस पीड़ा का सामना न कर सके। साध्वी प्रज्ञा धर्म युद्ध में कूद पड़ी है, पर प्रज्ञा ठाकुर का एक बयान बीजेपी के लिए धर्म संकट बन गया। इतनी हाय तौबा मची कि साध्वी यू टर्न लेने को मजबूर हो गई। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं, किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ये हमारे घर के अंदर का मामला है। अगर किसी ने हमें प्रताड़ित किया, हमने उसको कह दिया है, तो बिल्कुल वो हमारा बयान होना चाहिए। परंतु हमारे देश के दुश्मनों को अगर इससे बल मिलता है तो मैं अपना वो बयान वापस लेती हूँ। पर बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री ने साध्वी का बचाव किया। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और पीएम मोदी साध्वी प्रज्ञा के उस बयान का बचाव कैसे करेंगे जिसमें उन्होंने हेमंत करकरे को शहीद मानने से साफ इनकार कर दिया है। आप याद कीजिए 26/11 को
मुंबई में जब आतंकियों ने हमला किया था, सबको पता था कि आतंकी पाकिस्तानी थे, लेकिन कांग्रेस उसके साथियों ने पाकिस्तान को सजा देने के बजाय हिंदुओं के साथ आतंकी शब्द चिपकाने के लिए साजिशों पर ध्यान लगाया। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है, सबका करती है और वो किया है, किंतु जो हमारी प्रताड़ना है वो भूलेंगे तो नहीं, वो हमारा अपना एक पर्सनल मैटर है। उनको मार्टर मानती है, उनको मार्टर मानती है, देशभक्त मानती है, जिन्होंने अपनी जान दी देश के लिए। हो गया, मैंने कल अपना पूरा बयान दे दिया इस विषय में। सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी कहलाने का दंभ भरने वाली बीजेपी के नेता साध्वी के ताजा बयान पर चुप हैं, लेकिन विपक्ष चुप नहीं है। नरेंद्र मोदी जो आए दिन हर अपने भाषण में सिक्योरिटी, टेररिज्म, घर में घुस के मारेंगे, बालाकोट का जिक्र कर रहे हैं, बावजूद इलेक्शन कमीशन ने मना किया। अब वो बताएं कि इसके ऊपर क्या है इनका ओपिनियन, इस प्रज्ञा ठाकुर के स्टेटमेंट पर क्या ओपिनियन है। ये तो तौहीन है, सबके लिए तौहीन है। यही सोच तो देश को कष्ट देता है और बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसे खुद एहसास नहीं कर रही है और इस प्रकार का चुनाव लड़ना क्या हमारा प्रजातंत्र को किस प्रकार का खिलवाड़ कर रहे हैं। साध्वी का हेमंत करकरे को शहीद न मानना विवाद की अगली किश्त थी। सवाल उठता है कि बीजेपी आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए हेमंत करकरे का अपमान कैसे सह रही है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान शहीदों का अपमान है। आशंका है कि वो आगे भी ऐसे ही बयान देकर खलबली मचाती रहेंगी और बीजेपी को असमंजस में डालती रहेंगी। भोपाल से प्रीति सिंह और रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो क्या भोपाल से दिग्विजय सिंह के सामने बीजेपी से कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था? आखिर क्या वजह थी कि साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी में शामिल कराकर तुरंत ही भोपाल से उम्मीदवार बना दिया गया? दरअसल बीजेपी एक तीर से कई निशाना साध रही थी। साध्वी प्रज्ञा को भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपना प्रत्याशी बनाया है तो इसी बात को लेकर के कि हिंदू आतंकवाद का जो कांग्रेस का और उसके सहयोगी दलों का मुद्दा था, ये फेक आरोप था, फर्जी आरोप था, साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ अन्याय हुआ था। क्या किया हिसाब दे, मोदी जी ने 5 साल में क्या किया हिसाब दे। हमारा मुद्दा केवल एक है। रण क्षेत्र में दोनों ही योद्धा होते हैं, देखते हैं धर्म की जय होगी और अधर्म का विनाश हो। चट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत तो सुनी होगी आपने। ठीक वैसे ही पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी में शामिल हुई और फिर उसी दिन भोपाल से उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हो गया। इसी को वक्त कहते हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा मौका भी आएगा कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी उस चेहरे को चुनाव में उतार देगी जिसकी वजह से ही हिंदू आतंक की थ्योरी चर्चा में आए। ये बीजेपी की नई चुनावी रणनीति है। साध्वी प्रज्ञा इसे धर्मयुद्ध ऐसे ही नहीं कह रही। दिग्विजय सिंह के सामने प्रज्ञा ठाकुर को उतारकर हिंदुत्व वाले चुनावी हथियार में बीजेपी ने तेज धार लगाई है। साध्वी प्रज्ञा को भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपना प्रत्याशी बनाया है तो इसी बात को लेकर के कि हिंदू आतंकवाद का जो कांग्रेस का और उसके सहयोगी दलों का मुद्दा था, ये फेक आरोप था, फर्जी आरोप था और देश और दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने वाला एक देशद्रोही कृत्य था। इसके लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वैसे हिंदू आतंकवाद को चुनावी मुद्दा पहली बार नहीं बनाया गया। 2009 के चुनाव में भी साध्वी प्रज्ञा चुनावी केंद्र में थी। 10 साल पहले पार्टी का दांव फेल साबित हुआ, पर प्रज्ञा की दावेदारी से बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण के आक्रामक अंदाज के साथ एक बार फिर सामने आई। पूरी दुनिया में हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद कहकर पूरे देश को बदनाम किया गया है एक ओछी राजनीति के कारण। डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजों को एक्सपोज करना चाहिए और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ये पूरे देश की माफी मांगने की जरूरत है। और हिंदू टेरर शब्द के जो 2-3 जनक थे उसमें से एक दिग्विजय सिंह है, इसलिए उनके खिलाफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को हम लड़ा रहे हैं।
भोपाल में प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने देश में राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। ये राजनीतिक एजेंडा हिंदुत्व का है, जो अब तक चुनाव से नदारद था। खासतौर से ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास राम मंदिर जैसा कोई मुद्दा नहीं है। यूपी समेत पूरी हिंदी पट्टी में इस मुद्दे की कमी बीजेपी को खल रही है। जब दुश्मन इतनी चिंता करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि दिन अच्छे आ गए हैं। तो आपको लगता है अभी आपकी सेहत ठीक है? मेरी सेहत तो ठीक नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुझे तोड़ दिया है। ठीक है, और इनका यही प्रयास था कि देशभक्त कभी अपनी मुंह नहीं खोल पाए, कभी इनके सामने ना आ पाए, और ये इनका प्रयास था, ये विफल हो रहा है। बीजेपी ने एक चेहरे पर बड़ा दांव लगाया है। भोपाल सीट हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला मानी जाएगी, जहां बीजेपी हिंदू आतंकवाद के बहाने कांग्रेस को घेरेगी, वहीं उसका लक्ष्य हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटना होगा। यही वजह है कि साध्वी के सामने डटे दिग्विजय सिंह नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग हिंदुत्व शब्द का उपयोग क्यों करते हैं? हिंदुत्व शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। दरअसल ये समझना होगा कि आखिर अचानक बीजेपी ने साध्वी का चयन कैसे कर लिया। क्या साध्वी पार्टी की पहली पसंद थी? सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्रियों शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती दोनों को भोपाल से चुनाव लड़ने को कहा था, लेकिन दोनों ने ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उमा ने तो ट्वीट कर यह भी कहा कि दिग्विजय सिंह को हराने की उनकी जिम्मेदारी 2003 में ही पूरी हो गई। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार है। भोपाल लोकसभा के 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। यानी बदले हुए समीकरण में बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो हिंदुत्व की ताकत से एक साथ कई निशाने साधे, और ये तीर साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी है। और इस तीर का इस्तेमाल बीजेपी भोपाल के अलावा पूरे देश में करने वाली है। आज तक ब्यूरो। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पिछले 3 दिनों से भोपाल में जबरदस्त प्रचार कर रही हैं। रैलियों और रोड शो की जगह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर डोर टू डोर कैंपेन में ज्यादा व्यस्त हैं। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने साध्वी प्रज्ञा के प्रचार के दौरान उनसे खास बातचीत की। ये तीसरा दिन है अगर देखा जाए आपके प्रचार का, तो इस तीसरे दिन में आप भोपाल स्थानीय इलाकों में ज्यादा गई हैं। बिल्कुल आनंद आया, जनता एकदम साथ में है, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, और हर कोई कहता है कि दीदी जैसे ही आपकी नाम की घोषणा हुई है, हमारा उत्साह कई गुना हो गया है, कई गुना बढ़ गया है। महिलाएं तो बहुत खुश हैं। आज मुझे बच्चियों ने अपना एक पूरा प्रारूप दिया कि भोपाल कैसा, हमारा भोपाल कैसा होना चाहिए। बच्चियों ने अपनी समस्याएं भी बताई, उन्होंने वचन भी दिया है, और महिलाएं बहुत उत्साहित हैं। ये चुनाव प्रचार में जब आप निकलेंगी, राम मंदिर का मुद्दा रहेगा आपके उसमें एजेंडे में? नहीं, हमारे मैनिफेस्टो में है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है ये चीज़। और निश्चित ये हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है। सन्यासी हूँ और धर्म पे चलने वाली भाजपा है, बिल्कुल हम ये कार्य करेंगे ही। हमारे देश में राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। बहुत उनसे बात करने के लिए थी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिन्होंने बातचीत की है। आज चुनाव प्रचार के दौरान भोपाल के गुफा मंदिर इलाके में पहुंची थी और साफ तौर पर कहा है कि इस बार चुनाव प्रचार के दौरान उनके एजेंडे पर राम मंदिर साफ तौर पर रहने जा रहा है। कैमरामैन राहुल सेचकर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। भोपाल संसदीय सीट मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को यहां से टिकट देकर सबको चौंका दिया है। खासकर पहले दौर की वोटिंग के बाद साध्वी के नाम पर फैसला बहुत कुछ कहता है। साध्वी की एंट्री और फिर ताबड़तोड़ विवादित बयान से साफ है कि बीजेपी बड़ी रणनीति के साथ उतरी है। बेल्ट से मारते हैं कि एक बेल्ट अगर आपके हाथ में पड़ता है तो ऐसा पूरा सूझ के चला आता है। आप अगर दूसरा बेल्ट झेल पाएंगे तो आपके हाथ फट जाएंगे। इतनी गंदी गालियां देते थे, पीटते पीटते उल्टा लटका देंगे, तुझे निर्वस्त्र करेंगे। आसान ही है मेरे लिए कहना। साध्वी प्रज्ञा के आंसू छलके और काल कोठरी की दास्तां बाहर आने लगी। साध्वी की जुबानी उन पर ढाए गए जुल्मों की परतें एक के बाद एक खुलने लगी। मालेगांव धमाके में उन्हें आतंकवादी बताकर कैसे पकड़ा गया और फिर कैद खाने में क्या क्या हुआ, क्या क्या जुल्म ढाए गए, सब कुछ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जुबान पर था। सुबह हो जाती थी, पिटते पिटते लोग बदल जाते थे पीटने वाले, लेकिन पिटने वाली मैं सिर्फ अकेली रहती थी।
एक रात एक दिन पूरा पीटा, प्रश्न ही नहीं किया कि आखिर क्यों पीट रहे हो। 24 दिन तक लगातार जेल में यातनाओं को याद करते हुए साध्वी ने पूरी दास्तान सामने रखी। बताया कि जुर्म कबूलने के लिए कितने जुल्म ढाए गए। ये जो बेल्ट मारते थे, पूरा नर्वस सिस्टम ढीला पड़ जाता था, सुन्न पड़ जाते थे, और ये दिन और रात पीटते थे। मैं आपके सामने अपनी पीड़ा नहीं बता रही हूं, लेकिन इतना कह रही हूं कि और कोई बहन आज के बाद कभी भी इस पीड़ा का सामना न कर सके, उल्टा लटका देंगे, तुझे निर्वस्त्र करेंगे। असहनीय है मेरे लिए कहना। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का दावा है कि हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, आतंकवाद के साथ हिंदुओं के नाम को जोड़ने के लिए उन पर अत्याचार किए गए, लेकिन वो कभी भी इन साजिशों के सामने झुकी नहीं। उसका कारण सिर्फ इतना था, जो मुझे बाद में पता चला कि वो कहलवाना चाहते थे कि तुमने एक विस्फोट किया है और मुस्लिमों को मारा है। ये उनकी राजनीति थी, देश विरोधी, देश को तोड़ने की का कुचक्र था। लेकिन हमारा एनकाउंटर करने का भी प्रयास किया। मुझे लगता था कि मार डालेंगे तो कोई बात नहीं। मालेगांव धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा के आंसू सहानुभूति का पहाड़ खड़ा करना चाहते हैं। उम्मीद है कि आंसुओं की धार चुनाव में बड़ा परिवर्तन लाने में कामयाब रहेगी। 3 बार पॉलीग्राफी टेस्ट हुए, 3 बार ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुए। ये टेस्ट मशीनी टेस्ट होते हैं, जिनके कारण बॉडी में केमिकल्स दिया जाता है। उसके कारण मुझे कैंसर हुआ। साध्वी कहना चाहती थी कि एटीएस की शान रहे और देश के नाम पर शहीद हो गए हेमंत करकरे की पड़ताल झूठी थी, उनकी जांच झूठी थी, उनकी रिपोर्ट भी झूठी थी और उन्हें सिर्फ साजिश के तहत फंसाया गया। साध्वी ही क्या, 2 सूबे के मुख्यमंत्री अब उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ अन्याय हुआ था। दूसरा, एक व्यक्ति के नाम पर आप पूरे कौम को, पूरी जाति को, पूरे सनातन धर्म की उच्च परंपरा को बदनाम नहीं कर सकते। कांग्रेस को और उसके सहयोगी दलों को देश की जनता के सामने इसकी सफाई देनी पड़ेगी। एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है और जो सारे मुद्दे कोर्ट ने लिए हैं और कोर्ट का जजमेंट आप देखिए, ये पूरा का पूरा मामला पकाया हुआ मामला दिखाई पड़ता है। पूरा का पूरा सर ट्रायल चल रहा है उसका, पूरा का पूरा। देखिए, ट्रायल छोड़ दीजिए, जो उनको बेल मिली और उसके बाद जो चार्जशीट आई और जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस है, आप ऑब्जर्वेशन, चार्जेस फ्रेम हुए हैं सर, ऑब्जर्वेशन अभी भी लगा हुआ है, चार्जेस फ्रेम हुए हैं, ऑब्जर्वेशंस आप देखिए। ये पूरा मामला पका पकाया मामला है। ये बिल्कुल कोर्ट साफ शब्दों में कहता है, पका पकाया मामला है। समझना मुश्किल नहीं कि बीजेपी की रणनीति क्या है। अब मुकाबला बीजेपी के हिंदूवाद और कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के बीच है। साध्वी की उम्मीदवारी को सिर्फ भोपाल तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। ये पूरे हिंदी पट्टी के राज्यों की 200 लोकसभा सीटों पर प्रभाव डालने की कोशिश है। आज तक ब्यूरो। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव धमाके की आरोपी है। कोर्ट ने उन्हें अब तक इस मामले से बरी नहीं किया है। पहले महाराष्ट्र एटीएस ने साध्वी को मालेगांव धमाके का आरोपी बनाया और फिर एनआईए की जांच में वो आरोपों से बरी कर दी गई, लेकिन कोर्ट अभी साध्वी को क्लीन चिट देने को तैयार नहीं है। उनतीस सितंबर 2008 मालेगांव, महाराष्ट्र। इसी दिन महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में एक के बाद एक 4 धमाके हुए। इन 4 धमाकों में कुल 7 लोगों की मौत हुई, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। धमाका मुस्लिम बहुल इलाके में तब हुआ जब लोग नमाज के लिए जा रहे थे। जल्द ही मामले की जांच आगे बढ़ी और अक्टूबर 2008 में कई हिंदूवादी संगठनों से जुड़ी साध्वी प्रज्ञा को महाराष्ट्र एटीएस ने मालेगांव ब्लास्ट के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। एटीएस ने प्रज्ञा को इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड यानी मुख्य साजिशकर्ता करार दिया और कहा कि यह धमाका आतंक फैलाने के साथ साथ समाज में नफरत की खाई को चौड़ी करने के इरादे से किया गया।
उन पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम समेत हत्या, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश और धर्म के आधार पर दुश्मनी बढ़ाने जैसे इल्जाम लगाए गए। अपनी चार्जशीट में महाराष्ट्र एटीएस ने प्रज्ञा के इशारे पर धमाके में इस्तेमाल मोटरसाइकिल देने की बात कही। ये मोटरसाइकिल प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। एटीएस के मुताबिक साध्वी ने अपने करीबी रामजी कलसांगरा को विस्फोट के लिए मोटरसाइकिल दी थी, लेकिन साल 2011 में इस मामले की जांच एटीएस से लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी गई। तब यूपीए की सरकार थी। 2014 में सत्ता बदली और दिल्ली में मोदी सरकार आ गई। 2016 में जब एनआईए ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में दायर की तो उसमें साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दे दी गई। आपको बताते हैं कि आखिर एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में क्या अंतर है। प्रज्ञा ने रामजी कलसांगरा को विस्फोट के लिए अपनी मोटरसाइकिल दी थी, लेकिन एनआईए ने कहा कि मोटरसाइकिल प्रज्ञा की जरूर थी, लेकिन वो उनके पास नहीं थी। एनआईए का तर्क था कि वो मोटरसाइकिल 2 साल से रामजी कलसांगरा इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे में साध्वी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। एटीएस ने आरोपी कलसांगरा के चचेरे भाई के बयान का जिक्र करते हुए कहा था कि उसने साध्वी प्रज्ञा और कलसांगरा के बीच हुई धमाके से जुड़ी बातचीत सुनी थी, लेकिन एनआईए ने इसे एटीएस का प्लांटेड बयान करार दिया। 2016 में जब एनआईए ने अपनी चार्जशीट दाखिल की तो उसमें साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दे दी गई। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने साध्वी को 25 अप्रैल 2017 को जमानत पर रिहा कर दिया, मगर कोर्ट ने सुनवाई जारी रखने का फैसला किया। कोर्ट ने कहा, यह ध्यान में रखना होगा कि गवाहों के बयानों के मुताबिक आरोपी नंबर 1 ने विस्फोट के लिए लोग उपलब्ध कराने के लिए सहमति जताई थी। दोनों जांच एजेंसियों एटीएस और एनआईए के अनुसार फरार आरोपी रामचंद्र कलसांगरा और संदीप डांगे ने ही बम लगाए थे, इसीलिए इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। मालेगांव धमाके के मामले में एनआईए की क्लीन चिट के बावजूद कोर्ट ने अभी तक साध्वी को क्लीन चिट नहीं दी है। एनआईए ने कहा कि एटीएस ने जिन लोगों की गवाहियां दर्ज की थी वो मुकर चुके हैं और हम उन पर भरोसा नहीं करते, लेकिन कोर्ट ने कहा हम ये बाद में तय करेंगे। एनआईए ये भी साबित नहीं कर पाया कि मालेगांव का धमाका अगर साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित ने नहीं किया तो किसने किया। एनआईए से खफा होकर इस मामले की पैरवी कर रही मशहूर वकील रोहिणी सालियान ने 2015 में केस छोड़ दिया। ये तो एक ट्रेंड हो गया एनआईए का, हर बार इसी तरह होता है। एक सेट ऑफ एक्यूज को पहले पकड़ा गया, दूसरा सेट ऑफ एक्यूज को फिर पकड़ा गया, फिर सॉफ्ट गोइंग अप, सॉफ्ट पेडलिंग तो हर जगह पे दिखता है। तो दैट इज हमारा 2008 का केस भी ऐसे ही हुआ। मगर वक्त के साथ अब बहुत कुछ बदल चुका है। 9 साल तक जेल में रहने के बाद साध्वी अब जमानत पर बाहर है। हिंदू आतंकवाद के तमाम केस कोर्ट में ढेर हो रहे हैं, चाहे वो मालेगांव ब्लास्ट केस हो या फिर समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस। और इसी के साथ बीजेपी इस बात को भी जोर शोर से उठाने में लगी है। आज तक ब्यूरो। साध्वी प्रज्ञा की पहचान हिंदुत्व के एक फायर ब्रांड चेहरे के रूप में होती आई है। वो गांव-गांव जाकर हिंदुत्व का प्रचार करती थी। बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से उतारकर एक तीर से 2 निशाना साधा है। बीजेपी जहां साध्वी को एक तरफ हिंदुत्व के चेहरे के रूप में पेश करना चाहेगी, तो वहीं कांग्रेस को हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर भी घेरने की कोशिश करेगी। साध्वी प्रज्ञा के साध्वी से राजनेता बनने की कहानी तो सबके सामने है, लेकिन इससे पहले धर्म, कर्म और सियासत से पहले साध्वी की अपनी एक अलग ही जिंदगी थी। साध्वी प्रज्ञा का शुरुआती जीवन मध्य प्रदेश के चंबल से जुड़ा रहा। वो चंबल के भिंड इलाके में पली बढ़ी और ग्वालियर में ही नहीं। साध्वी के पिता आरएसएस के स्वयंसेवक थे और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी। पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से उनका आरएसएस की ओर बचपन से ही झुकाव रहा। साध्वी प्रज्ञा आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही। आरएसएस के अलावा वो विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग दुर्गा वाहिनी से भी जुड़ी रही। उन्होंने साल 2002 में जय वंदे मातरम जन कल्याण समिति नाम का एक संगठन भी बनाया। बाद में स्वामी अवधेशानंद से प्रभावित होकर उन्होंने संन्यास ले लिया। स्वामी की राजनीति में सक्रियता को देखते हुए ही साध्वी भी राजनीति के लिए प्रेरित हुई। साध्वी प्रज्ञा अपने तीखे बयानों और जोशीले भाषणों को लेकर हमेशा चर्चा का केंद्र बनी रहती है। उनकी भाषण देने की कला के सभी कायल रहे हैं। अब वो बीजेपी की हाई प्रोफाइल सीट भोपाल से उम्मीदवार हैं। बीजेपी उनकी कट्टर हिंदू छवि को भुनाने की अब कोशिश कर रही है। बीजेपी ने अपनी चाल चल दी है। आज तक ब्यूरो।
दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा के बीच कांटे की टक्कर है। जहां साध्वी प्रज्ञा ठाकुर दिग्विजय पर सीधा निशाना साधने से नहीं चूक रही, वहीं दिग्विजय सिंह बयान देने में संयम बरतते नजर आ रहे हैं। दिग्विजय जी जो आपके अपोजिशन में है कांग्रेस से, उनके लिए क्या बयान है? कोई चुनौती है? कुछ कहना चाहेंगी उनको? उन्होंने तो आपका वेलकम किया है। नहीं है, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। उनको कुछ नहीं कहना चाहेंगे? कहने लायक ही नहीं है कुछ। दिग्विजय जी ओके। आप लोग हिंदू शब्द का उपयोग क्यों करते हैं? हिंदू शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।